हम लोग कल कहाँ तक पढ़ चुके थे? रेनेसा, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि रेनेसा आ चुका है। हम लोग पढ़ रहे थे कैसे जो मनुष्य है, जो मानव है, उसकी जो एक राजनीतिक प्राणी, एक पॉलिटिकल एनिमल के तौर पे जो इसकी यात्रा है वो कैसे हो रही है। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका थीम क्या है? स्टेट। और हम ये बात मान के चल रहे हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल जर्नी है वो बेसिकली इस बात पे डिपेंड करता है कि स्टेट कैसा है। हमने पहले पढ़ा कि स्टेट अपने सबसे प्रिमिटिव फेज, सबसे आदिम रूप में एक छोटा सा कोई ग्रुप रहा होगा, उसके तौर पे आया होगा। एक ऐसा ग्रुप जिसमें लोग आपस में एक दूसरे को जानते होंगे, लेकिन संख्या बहुत छोटी रही होगी, ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 लोग, जो आज हम जानवरों के तौर पे देखते हैं 10 या 15। आप बंदरों का ग्रुप देखोगे 10-15, गाय भैंस हाथी का ग्रुप भी देखते होंगे। वैसे बहुत शुरुआती दौर पे, लाखों साल पहले लगभग, जिसको हम पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, उस एज की बात हम कर रहे हैं। उसमें मनुष्य जो रहा है ना, जैसे ही एप से ह्यूमन बीइंग की तरफ आगे बढ़ा होगा तो उसने एक छोटा ग्रुप बनाया होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि उसने फायर या आग की खोज की, आग की खोज से दिमाग की क्षमता बढ़ी, दिमाग की क्षमता से भाषा या लैंग्वेज या इमेजिनेशन, कल्पना करने की क्षमता बढ़ी। और मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन और इमेजिनेशन, कल्पना करना और उसके साथ संवाद करना, दो चीजों से मनुष्य एक दूसरे से जुड़ने लगा। आज भी पूरे विश्व में आप देखिए केवल ह्यूमन बीइंग ही ऐसी स्पीसीज है जो कई करोड़ों के ग्रुप में रह सकती है। मतलब 140 करोड़ का ग्रुप एक भारत है। आप किसी और स्पीसीज या कोई जानवर का ऐसा ग्रुप देख सकते हो? नहीं पाते होगे ना। उसके पीछे रीजन ये भी एक माना जाता है कि वो मेन क्षमता जो हमें आपस में जोड़ती है, एक समुदाय बनाती है, और समुदाय ही हमें शक्तिशाली बनाता है। मैंने आपको कल बताया था कि समुदाय या एज ए कम्युनिटी रहना हमारा कोई शौक नहीं है, हमारी जरूरत है। किस चीज की? एग्जिस्टेंस की, अस्तित्व में बने रहने की। अगर हम एक साथ ना होते तो शायद आज हम इतने संपन्न नहीं होते एज ए ह्यूमन बीइंग। तो हमने भाषा का संवाद करा, नई नई कल्पनाओं को गढ़ा, और उसी कल्पना के कारण हम आपस में जुड़े। आज भी हम लोग जो जुड़ते हैं तो कोई एक इमेजिनेशन, एक कल्पना के बेस पे जुड़ते हैं। वो कि एक जाति हो सकती है, वो एक धर्म हो सकता है। जैसे कोई कहे कि मतलब ब्राह्मण या कोई कहे हिंदू, तो एक कल्पना है केवल। कहीं आपको कोई हिंदू या ब्राह्मण दिखेगा नहीं, कोई ईसाई या ज्यूस कहीं दिखेगा नहीं, कोई एक संस्था ऐसी नहीं कि बनी रखी है और उसको छू लोगे तो ज्यूस हो जाओगे, ऐसा नहीं। सबके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर है। हम ये कह सकते हैं एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हमने अपने दिमाग में अपलोड कर लिया और हमें एक होने की भावना देता है। और इस कारण हम धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हुए होंगे, संख्या बड़ी होगी। फिर जब हम लोग संख्या बड़े हुए होंगे तो हम लोगों ने नियम बनाए होंगे कुछ। वो शायद नियम अभी राइटिंग ना होने के कारण लिखे ना गए हों, लेकिन अनौपचारिक तौर से हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया होगा। ये बात 10,000 BCE के आसपास होगी, है ना। हम जिसको बोलते हैं, अब हम मिसोलिथिक एज में आ रहे हैं। उस समय शायद हमने अपनी बातों को कहना, जाहिर करना सीखा होगा, लेकिन उतना अभी हमने बहुत फॉर्मल वे में लिखा नहीं होगा। लेकिन तब भी एक प्रकार का स्टेट का जो शुरुआती दौर था वो उभरने लगा, मतलब जिसमें हम आपस में रहने लगे और एक व्यवस्थित तरीके से रहने लगे। इसमें सबसे बड़ा रोल मैंने आपको एग्रीकल्चर का बताया। फिर धीरे धीरे जैसे एग्रीकल्चर की क्वालिटी इंप्रूव हुई, जनसंख्या बढ़ी, तो हम लोग नदियों के किनारे रहने लगे, फिर ट्रेड करने लगे, सरप्लस हुआ, हायरार्की हुई। ये सब बात हम पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और हम धीरे धीरे एक नए फॉर्म में आ रहे हैं और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन से अब एक प्रकार से स्टेट बन रहे हैं। इसमें सबसे मेन चीज क्या है? सेंट्रलाइज्ड पावर। अब कोई एक संस्था पूरे समुदाय को नियंत्रित कर रही है। राइटिंग का इन्वेंशन हो चुका है, खोज हो चुकी है, भाषा लिखी जाने लगी। तो इसका क्या मतलब है? अब कहीं ना कहीं नियम लिखे भी जाने लगे। और जो नियम लिखे जाने लगे, मतलब वो लेके नियम को लिखने का क्या मतलब होता है? हम बहुत ज्यादा फॉर्मल हो रहे हैं। अब सपोज करो आप 5 या 6 लोग एक रूम में रहते हो और आपसी एक बात हो गई, और बगल में एक दोस्त रहते हैं 5-6, उन्होंने सारी चीजें दीवार में लिख रखी हैं कि खाना कौन बनाएगा, सफाई कौन करेगा, कितने बजे तक आने का अधिकार है। तो ये बताओ कौन सा रूम आपको ज्यादा व्यवस्थित और अनुशासित लग रहा है, जिसमें लिखा गया है? तो वैसे ही मानव सभ्यता
ने अपनी राजनीतिक यात्रा या पॉलिटिकल जर्नी में एक और कदम आगे बढ़ाया राइटिंग के थ्रू, लिखी चीजों को। जैसे आप हम्मुराबी का देखो, उसमें कानून लिखे, सबसे पहले उसी को माना जाता है। तो धीरे धीरे हम एक कदम आगे बढ़े। फिर हमने बताया कि कैसे लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज होने के बाद हम लोगों के हाथों की या फिजिकल पावर बढ़ी और हम लोगों ने साम्राज्य को बड़ा किया, एम्पायर बना। फिर मैंने आपको रिलीजन का रोल बताया था कि कैसे रिलीजन धीरे आगे बढ़ा और फिर रिलीजन और स्टेट आपस में मिले और राजा कैसे मोनार्की और फिर वो एक हाईली सेंट्रलाइज्ड पावर हुआ, जिसको हमने रोम अंपायर के तौर पे देखा था, रोमन अंपायर के तौर पे। आने वाले समय में राजा और रिलीजन जब आपस में मिलकर शासन कर रहे थे, राजा सामंतों का विरोध नहीं कर पाया, मतलब मैंने कहा, और सामंत ज्यादा पावरफुल हुए, राजा कमजोर हुआ, लेकिन चर्च का रोल वैसे ही बना रहा। और फिर आया डार्क एज। यहां तक पढ़ लिया था, किसी को कोई दिक्कत? डार्क एज एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें रिलीजन बहुत ज्यादा हावी हो चुका था और रिलीजन की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको मैंने बताया कि ईश्वर के द्वारा सब चलना चाहिए, और उसका मेन कारण क्या था कि हमें ऐसा जीवन जीना है कि हम ईश्वर के सामने दोबारा अपने आप को प्रकट कर सकें और शुद्ध होके, रिफॉर्म करके। तो इसलिए एक ऐसा फिनोमिना डेवलप हो गया कि मनुष्य मूलतः पापी है, मनुष्य एक अच्छा प्राणी नहीं है, उसे अच्छा बनना है। और एक पेसिमिस्टिक अप्रोच हो चुका था, किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए। जो भी नियम कानून एथिक्स बनाया जाता था उसके सेंटर में ह्यूमन बीइंग नहीं होता था। कौन होता था? गॉड, ईश्वर, कि हमें ईश्वर को खुश करने के लिए काम करना है। आज भी उसके कुछ ना कुछ आपको अवशेष या एविडेंस मिलेंगे। कई ऐसे देश यहां पर आप ह्यूमन बीइंग से ऊपर भगवान है। अगर ह्यूमन बीइंग ऐसा कुछ बोल देता है जो भगवान को बुरा लग सकता है तो ह्यूमन बीइंग को सजाए मौत दी जाती है, क्योंकि मनुष्य का जीवन महत्वपूर्ण नहीं है। और उसके पीछे माना यह जाता है कि भाई जो भी हम शासन व्यवस्था लेके आए हैं वो धर्म के ग्रंथ के आधार पे है, क्योंकि जो धर्म का ग्रंथ है वो ईश्वर द्वारा लिखित है और ईश्वर ने अगर लिखा है तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो इसके लिए उसके ऊपर कोई सवाल और जवाब नहीं किया जा सकता। जो उसमें लिखा है वो क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ, वो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि उसको किसने लिखा है? गॉड ने, ईश्वर ने, और वो तो सबसे विद्वान है। सबसे क्या मतलब, उससे ज्यादा विद्वान तो उसी ने पूरी रचना की है, ऐसा उनके द्वारा कहा जाता है। और इस तरह से डार्क एज में बोलने की स्वतंत्रता नहीं होगी, कुछ भी इनोवेशन नहीं होगा, और पूरा जो सिस्टम है वो फेथ बेस होगा, ना कि लॉजिकल बेस। फेथ का मतलब आंखें बंद कर लो, जो आपसे कहा जा रहा है बस उसको मान लो, उसमें दिमाग ना लगाओ। इसी को हम कहते हैं डार्क एज। और मैंने आपको बताया था कि ये जो रिलीजन के नाम पर अत्याचार हुआ उसमें सबसे ज्यादा जो मजा था ना वो दो लोगों का था, एक चर्च का और एक सामंतों का, और दोनों ने आपस में मिलकर जबरदस्त शोषण किया। लेकिन ये शोषण इतना ज्यादा हो गया कि लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाने का सोचा होगा, और उसी में मैंने आपको एक नाम बताया, मार्टिन लूथर आए, जिन्होंने करप्शन को लेकर बात की चर्च में, है ना। और उसी से फिर रेनेसा आया। तो बेसिकली आज हम लोग रेनेसा को एक बार पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था, लेकिन आज हम देखेंगे रेनेसा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पुनर्जागरण। जो रेनेसा का टाइम फेज है ना, वो बेसिकली 14 to 17, मतलब ठीक, समझ में आ रहा? ये टाइम पीरियड है। अब इस टाइम पीरियड को मैंने आपको बताया था कि रेनेसा क्यों आया, वाई, क्या रीजन थे इसके, कारण क्या थे, कॉजेज क्या थे। अब उसके पीछे मैंने आपको रीजन बताया था बहुत अच्छे से। देखो, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो एक तो चीजें पढ़ा रहा हूं वो, लेकिन आपको एक चीज और देखना है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, मैं कैसे चीजों को डिकोड करता हूं, और वही चीज आपको सीखनी है। याद रखना, अगर मैं आपको मछली पकड़ के दे रहा हूं तो एक तो मछली दे रहा हूं, साथ में ये भी सीखो कि मैं मछली कैसे पकड़ रहा हूं, ताकि कल से खुद
हाँ, मेरा उद्देश्य मेनली बेसिकली आपको यह भी बताना कि कैसे सोचते हैं। तो जब भी जीवन में कोई घटना होती है उसके पीछे दो प्रमुख कारण होते हैं, एक तो बाहरी, एक तो आंतरिक। इस दुनिया में कुछ भी हुआ होगा उसके दो कारण होंगे। जैसे मैं कहूं कि अभिषेक पढ़ने लगा तो एक बाहरी कारण होगा कि मार पड़ी होगी, एक आंतरिक कारण होगा कि कहीं बेइज्जती करा के आया होगा, अंदर से फील हुआ होगा यार पढ़ना। या कभी मान लो रात को कोई सपना आ गया होगा कि तुम्हारे बाबा दादा उस युग के थे, तुम क्या कर रहे हो, कुंभ में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, इतना सज धज क्यों रहे हो, कुछ नहीं रखा इसका, है ना, क्रीम क्यों खरीद रहे हो, जूते में पॉलिश क्यों करा रहे हो। ये सारे सवाल आए होंगे मन में, है ना, कि असली चमक नॉलेज से आती है, जूते में पॉलिश से नहीं। तो ये सब जब आए होंगे तो तुम्हारे अंदर से एक ग्लानि का भाव आया होगा, ठीक है, तो फिर शायद चीजें बदली होंगी। कोई नहीं, तो परिवर्तन दो तरीके से आता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल, ठीक है। तो वैसे ही जो यूरोप में परिवर्तन आया उसके दो कारण होंगे, क्योंकि रेनेसा जो है वो बेसिकली यूरोप में आता है। जब हम भारत की बात करेंगे तो सब कुछ अलग से पढ़ेंगे, है ना, इसके बाद हम भारत की ही समझेंगे। तो यूरोप में जो आया उसके दो रीजन थे रेनेसा के, एक तो था एक्सटर्नल और दूसरा था इंटरनल। मैंने आपको एक्सटर्नल रीजन में बता दिया था ऑलरेडी कि जो डार्क एज था ना, बेसिकली आप ये मान के चलिए इस टाइम पीरियड में जो यूरोप में डार्क एज था वही अरब में गोल्डन एज था। गोल्डन एज मतलब अरब उस समय सबसे अपने अच्छे फॉर्म में था, क्योंकि वहां पर इस्लाम का उदय हुआ था। और जब भी कोई नया इंस्टीट्यूशन बिल्ड होता है वो बहुत लिबरल होता है, वो बहुत एनर्जेटिक होता है, वो बहुत कुछ नया करना चाहता है ना, उसके अंदर एक नया करने की प्यास, मतलब करना है भूख होती है। जब आप शुरू में पढ़ाई करते हो, पहली बार आते हो कहीं नई शहर पढ़ने, है ना, या आप सपोज करो नए रूम में शिफ्ट होते हो तो सोचते हो ये बिल्कुल साफ सुथरा रखेंगे, इसको हमेशा व्यवस्थित रखेंगे, ये यहां रखेंगे, ऐसे करेंगे। अभी आप लोगों को मान लो कोई नए शहर पढ़ने भेजा जाए तो यही सोच के जाओगे ट्रेन में कि पढ़ना है रात दिन, है ना, सब कुछ हिला देंगे, दुनिया इधर से उधर कर देंगे, ऐसा होता है ना, ठीक। ये सबके साथ होता है। नया फोन लेते हो तो सोचते हो एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए, बिल्कुल केयर रखते हो, होता है, ये सब मनुष्य का स्वभाव है। देखो एक मोबाइल लेने से लेकर एक पूरा इंस्टीट्यूशन तक सब वही दौर से गुजरेगा, तो मनुष्य का स्वभाव हर जगह परिलक्षित होता है ना, देखने को मिलता है। तो हाँ ठीक है, समझ में आ गई बात, परिलक्षित मतलब, तो ठीक है। तो इस्लाम का जो हुआ, इस्लाम ने क्या किया, तो मैंने आपको कहा था कि इस्लाम ने सबसे मेन जो काम किया, ज्ञान को रिकलेक्ट किया। जनरेट तो किया, आपने भी कुछ ज्ञान को जनरेट किया, लेकिन उसने जो सबसे मेन काम किया, उसने पुराने ज्ञान को, जो डार्क एज से पहले का नॉलेज था, जो रोमन एम्पायर में, यूनान में पहले का नॉलेज था, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, है ना, पाइथागोरस जैसे ये सब लोग आते हैं, थेल्स, इनके नॉलेज को क्या किया, रिकलेक्ट किया। वही भारत के भी नॉलेज को रिकलेक्ट किया। क्योंकि देखो समझो मेरी बात को, इन लोगों का उदय हुआ इस्लाम का, इस्लाम जब उदय हुआ होगा तो अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ाएगा, तो उसके लिए व्यापार करेगा। जब व्यापारी इधर से उधर जाएंगे तो क्या करेंगे, वहां से किताबें लेके आएंगे, नई नई नॉलेज को लेके आएंगे। और उस समय जो अरब है और जो आज इराक देखते हो, उसमें जो बगदाद देखते हो, उसको कहा जाता है सिटी ऑफ विजडम। उस समय था, सारा नॉलेज उधर आता था और ट्रांसलेट होता था, क्योंकि वो चाहते थे कि सब लोग इसको पढ़ें। और चूंकि वहां की लैंग्वेज अरब, है ना, अरबिक थी, तो उसको हर चीज को अरबिक में ट्रांसलेट करते थे। एक प्रकार से जो इस्लाम उस समय सेंटर था, वो क्या बन रहा था, ज्ञान का सेंटर, जो कभी रोमन अंपायर और ग्रीक अंपायर होता था। भारत भी रहा है ना, भारत के बारे में तो हम अलग से इसलिए चर्चा करेंगे कि बहुत कुछ पढ़ना है, तो हमें लगता है भारत अपने आप में बहुत अलग है और बहुत विस्तृत है, तो इसके साथ उसको मर्ज करेंगे तो थोड़ी भारत को समझ नहीं पाएंगे। भारत को समझने के लिए अच्छे से समय चाहिए। और अभी जब हम भारत आपको बताएंगे ना, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताएंगे जो हम लोगों के कॉलोनियल माइंडसेट के कारण हम अभी समझ नहीं पाए, उसको बाद में समझेंगे, है ना। अभी हम पहले यूरोप पढ़ लें, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि बगदाद में नॉलेज का सेंटर बना, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो जो इन्होंने क्या किया, इस्लाम ने बेसिकली क्या किया,
यूरोप के पुराने ज्ञान को, पुराने नॉलेज को लेके आए, ट्रांसलेट किया, फिर भेज दिया, एक प्रकार से दोबारा से जिंदा कर दिया। सेम वैसे ही है जैसे मान लो मैं अपने रूम में रह रहा हूं, पूरी अच्छी अच्छी किताबें लेकिन पुरानी पड़ी है। मेरा छोटा भाई भी रहने आए 10 साल बाद, सपोज करो, वो आए एक दिन छत साफ करने के लिए, निकाले सब कुछ साफ वाफ करे और बढ़िया अलमारी में सजा के रख दे, तो मुझे लगेगा यार ये तो मेरा ही ज्ञान है, मेरी, तो एक बार से अंदर से पढ़ने का शौक आएगा। एक तो ये रीजन। तो आपको इस्लाम के साथ इसको बहुत अच्छे से देखना है कि कैसे उसने नॉलेज को, और यहां केवल इस्लाम नहीं समझना, जब भी कोई नया रिलीजन या कोई इंस्टीट्यूट आता है तो कैसे सब कुछ बदलता है। सोचा भारत में अगर बौद्ध धर्म आया तो उसने क्या बदला हिंदू धर्म में, जैन धर्म ने क्या प्रभाव डाला होगा। मैं फिर आपसे क्या बता रहा हूं, जो एक फिनोमिना आपको बताया जाए उस फिनोमिना को हर जगह एप्लीकेबल करो। कोई एक रिलीजन आता है तो कैसे सारे रिलीजन बदलते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो ये चीज आपको अपने दिमाग से सोचना है। जब भी मैं इस्लाम बोलूं तो केवल एक संस्था में मत जुड़ जाना, हिंदू बोलूं तो एक संस्था में मत जुड़ना, उसको सब जगह एप्लीकेबल करके देखना, तो आपको दिमाग आपका बढ़ेगा, थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, पढ़ोगे कम, सोचोगे ज्यादा। तो अगर आपसे कभी कोई एक धर्म के उदय का क्या फायदा होता, तो उस धर्म के लोगों को तो होता ही है, साथ में दूसरे धर्म को भी होता है, क्योंकि वो चैलेंज करता है इनोवेशन के लिए। इसी को कंपटीशन बोलते हैं, तो शायद ये भी एक कंपटीशन है। तो हम फिर आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि अरब में उस समय नया नया नॉलेज आया। एक तो ये रीजन हो गया और ट्रेड के द्वारा इधर उधर बढ़ा होगा। साथ में मैंने आपको बताया था एक एरिया का नाम है ना, जिसको हम बोलते थे इस्लामिक स्पेन। उस समय जो आज स्पेन और पुर्तगाल है उसको इस्लामिक स्पेन भी आप सुनोगे कई जगह, है ना। उसका नाम एक एल एंडुल भी बोलते हैं, है ना। वहां पर इस्लाम के शासकों द्वारा शासन किया गया और वहां पहले भी जो लोग रह रहे थे आपस में रोज मिलते थे। और समझना मेरी बात को कि ये मान लो स्पेन है, ठीक, ये इटली है, रेनेसा का यहां से उदय हुआ है, ठीक है। और ये मान लो जिसको हमने कल पढ़ा था क्या, इस्तांबुल, क्या बोला था हमने, हाँ, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, वो एरिया यहां था। और हुआ क्या कि यहां पर इस्लाम, जूस और क्रिश्चियन ये सब आपस में रह रहे थे, क्योंकि इस्लाम का शासन था, लेकिन जो पहले रह रहे थे उनका भी अस्तित्व तो था। ये आपस में एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि जो अरब में थे इस्लाम, उन्होंने राजनीतिक शक्ति और बढ़ाने के लिए यहां पर हमला किया। और ये रोमन अंपायर का लास्ट मतलब कैपिटल या सेंटर था, रोमन अंपायर का लास्ट कैपिटल, या आप कह सकते हो पूर्वी रोमन अंपायर का केंद्र था, जिसको हम बोलते हैं, हाँ, आज की डेट में इस्तांबुल, या लेकिन उस समय क्या था, कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना। और यहां पर हमला हुआ उनका। जब हमला हुआ उस समय रोमन अंपायर का जो भी शासन था उसको बोलते हैं बिजेंटीन, वो भागा। और अब वहां से लोग भागे, विद्वान भागे, अपनी पुरानी किताबें लेके यहां पर आ गए। यहां पर ज्ञान का हो रहा है, उसका भी यहां प्रभाव पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया था कि क्रूसेड और रिकॉन्क्विस्टा भी एक हो रहा था, मतलब धर्म के आधार पर युद्ध हो रहे थे। उस युद्ध से भी ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा था और प्रभाव पड़ रहा था। ये सब चीजें आपस में मिलकर क्या हो गई, इस सेंटर के लोगों को जगा दिया कि भाई तुम्हारे पास पहले का नॉलेज था। और समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही ये बात? और ये हम लोगों के साथ भी होता है। हम लोग कब पढ़ते हैं, या तो हमें पुरानी अपनी क्षमताओं का एहसास हो जाए। इसको आप हनुमान जी के साथ जोड़ सकते हो कि हनुमान जी को जामवंत ने पुरानी क्षमताओं के साथ परिचय कराया, तो शायद यही काम हुआ होगा। एक फिनोमिना को हर जगह जोड़ के देखोगे तो समझ में आएगा कि उसका व्यवहार में कहां यूज करना है फ्यूचर में। ज्ञान का वास्तविक मतलब जो होता है ना, वो आपको दिमाग में रखने के लिए नहीं होता, उसको यूज करने के लिए होता है। तो अगर हमें भविष्य में मान लो किसी को मोटिवेट करना है तो हमें उसके पास्ट को दिखाना पड़ेगा कि तुम बेहतर थे। यहां भी ऐसे हुआ होगा, या उसको झकझोरना होगा युद्ध के माध्यम से, या कंपटीशन के भाव से जोड़। इस तरह जो एक मैं आपको इस्लाम वाला बता रहा हूं जो फैक्टर है, वो यहां से जुड़ता है और रेनेसा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये उसका एक्सटर्नल फोर्स था। अब उसके इंटरनल फोर्स की बात करते हैं। तो इंटरनल रेनेसा जो सबसे मेन आया, वो क्यों आया? धर्म का प्रभाव कम होना, चर्च का प्रभाव कम होना।
अब चर्च का प्रभाव क्यों कम हुआ, इस पे हम बात कर सकते हैं। तो चर्च का प्रभाव कम होने में सबसे बड़ा एक कारण है चर्च का ही अंदर। फिर देखो वही चीज, अब चर्च अगर हम देखें तो चर्च में भी एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो उसका कारण था वो था उनका करप्शन। मैंने आपको बताया था कि सेटलमेंट ऑफ इंडल्जेंस है ना, पाप से मुक्ति का एक पत्र, मुक्ति पत्र कि आओ हमसे लो। जैसे सपोज करो मैं एक ऑफिस खोलूं और आप लोगों से कहूं कोई भी पाप करो मेरे पास आओ, मैं साइन करके दे दूंगा 500, 1000, 10,000 में आपको स्वर्ग में सीट अलॉट हो जाएगी, है ना। अभिषेक तुरंत पहुंचे, है ना, कि मेरे लिए सबसे मेन जगह करना। अभिषेक बड़ा धार्मिक कार्यों में जुड़ा रहता है। पता नहीं उसके पीछे धार्मिक कारण है कि पापी वाले कारण है, वो तो मुझे पता है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म क्या, अपना पढ़ाई करना, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा। तो समझो मेरी बात को, चर्च के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा था, वो करप्शन बाहर आने लगा, ये तय। तो एक तो चर्च का करप्शन, इसी करप्शन के खिलाफ एक आवाज आई मार्टिन लूथर की। किसकी? हाँ, ये एक जर्मन धार्मिक व्यक्ति थे, जर्मन के धार्मिक ही व्यक्ति थे। अब आपको जैसे मान लो सपोज करो किसी संस्था की कमी किसको सबसे पहले पता चलेगी? अंदर कोई काम कर रहा होगा अच्छा इंसान, है ना। जैसे आजकल विसल ब्लोअर एक कॉन्सेप्ट होता है ना, विसल ब्लोअर मतलब जिस संस्था में काम कर रहे हो कुछ खराब हो रहा हो तो सीटी बजा दो, यहाँ गलत हो रहा है, ऐसा एक व्यवस्था होती है आज की डेट में करप्शन को खत्म करने के लिए। जैसे आप देखते हो एडवर्ड स्नोडेन का नाम सुना होगा यूएसए में, नहीं नहीं ये नहीं। जैसे मान लो कोई कोचिंग चल रही है, उस कोचिंग में कुछ गलत हो रहा है, उसी कोचिंग का कोई कर्मचारी बता दे कि यहाँ गलत चल रहा है कुछ, समझ में आई बात? हाँ, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये एथिक्स और मॉरलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। हाँ, कुछ चल रहा है क्या गलत? नहीं बोल दो, अगर चल रहा विसल ब्लोअर बन जा। अरे नहीं बोलो भाई, तो ठीक है खोल के बोलो, क्या दिक्कत है ना। तो मेरी बात समझना यहाँ पर, ये बात समझ में आ गया। तो मार्टिन लूथर ने कहा, लॉजिक दिया कि भाई बाइबल जो है अगर ईश्वर ने भेजा है तो सबको अवेलेबल होना चाहिए, आप क्यों बस पढ़ रहे हो? तो उसने क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया, क्योंकि जो बाइबल मूलतः जिस भाषा पे लिखी थी वो भाषा सबको नहीं आती थी। तो कहा कि जिसको जो भाषा आती उसमें, तो जर्मन में जब अनुवाद किया लोगों ने पढ़ा तो लोग क्या हुए, चर्च को इग्नोर करने लगे। याद रखना, धर्म को नहीं, किसको? चर्च को। दोनों में अंतर है, धर्म को इग्नोर अभी नहीं, चर्च को इग्नोर किया, चर्च का प्रभाव कम हुआ। तो मार्टिन लूथर का रोल समझ में आ गया। इन्होंने क्या किया, पुरानी परंपरा के खिलाफ विरोध, जो पुराना कैथोलिक क्रिश्चियनिटी थी उसके खिलाफ आवाज उठाया, तो प्रोटेस्ट किया, इसीलिए इनको कहा गया प्रोटेस्टेंट। और आज भी आप देखोगे कि जो क्रिश्चियन होते हैं उसमें दो तरह के लोग होते हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में अंतर इतना होता है कि जो कैथोलिक होते हैं वो बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं, परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते, यथा स्थिति में रहना पसंद करते हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट जस्ट अपोजिट होते हैं। और यही चीज आप गौर करो कि किसी एक धर्म में और बताओ ऐसे ही, बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान, सेम यही कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि देखिए हर धर्म में होता है, एक धर्म जब आता है तो बड़ा तेज आगे बढ़ता है, फिर उसी को जो बढ़ता है बड़े संस्थागत हो जाता है, फिर वो पानी रुक जाता है, फिर उसी से एक क्या आता है, विरोध उत्पन्न होता है और उस धर्म की नई व्याख्या करता है, फिर धर्म दोबारा जिंदा होता है। तो ये भी आपको हर चीज देखना है। तो इस तरह से प्रोटेस्टेंट का रोल बढ़ा और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में भी लड़ाई होने लगी। अब समझ में आ गया, दोनों के अपने चर्च हो गए। तो समाज में क्या हुआ, पहले जिसके प्रति एक के प्रति आस्था थी वो आस्था कमजोर हो गई। यहां तक समझ में आ रहा? इस तरह से चर्च का रोल कम हुआ। अब देखो जैसे चर्च का रोल खत्म होगा तो थोड़ी ना थोड़ी फ्यूडलिज्म का रोल भी कम होगा, क्योंकि चर्च और फ्यूडलिज्म एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। राजा को फायदा हुआ, हाँ राजा को लगा कि दोबारा, अब राजा मतलब जो सेंट्रलाइज्ड पावर हो रही थी अभी तक फिर से डिसेंट्रलाइज हो गई, अब सेंट्रलाइज फिर हो रही, मोनार्की को फिर से जिंदा किया जा रहा है, फ्यूडलिज्म से मोनार्की की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से चीजें बदली। अब मेन कारण कि राजा ने कहा कि भाई अभी तक तो धर्म के नाम पे हम दबे थे,
धर्म का प्रभाव ज्यादा था, तुम लोग भी शांत थे, लेकिन हम लड़ रहे, दो ही धर्म लड़ रहे, तो हम इसका साथ देंगे उसका साथ दें। तो कई विद्वान आए और विद्वानों ने कहा कि आप धर्म से अपने आप को अलग करिए, इनको शांत करिए। तो इस तरह से शुरुआत होती है धर्म का राज्य से अलग होने का, जिसको हम बोलते हैं सेक्युलरिज्म। शुरुआत यहां से होती है, बिल्कुल शुरुआती अवस्था में, है ना। और देखो, जब मैं किसी सिद्धांत की थ्योरी की बात करता हूं तो ये मत सोचा करो कि वो एक ही दिन में एप्लीकेबल हो गया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, ये बात बिल्कुल 100% सही है कि यूपीएससी में सिलेक्शन आंसर राइटिंग से ही होता है और बेसिक कॉन्सेप्ट से होता है, ये बात पता है सबको। लेकिन देखो 90% लोग अभी भी इसको फॉलो नहीं करते। तो अगर कोई सिद्धांत आता है तो धीरे धीरे उसको लोग फॉलो करते हैं। समझ में आई बात? एकदम से नहीं कि आया और फॉलो कर दिया, ऐसा नहीं, समय लगता है। तो वही अभी सेक्युलरिज्म अपने बिल्कुल शुरुआती दौर पे था और कई सौ साल लगे उसको अभी तक आने में, और शायद फ्यूचर में भी और बदले। और बाद में ये भी हो सकता है शायद ये गड़बड़ी सिद्धांत, तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो धर्म का राज्य से अलगाव हुआ, मतलब स्टेट का रिलीजन से अलगाव हुआ, इसी को हम बोलते हैं सेक्युलरिज्म। मतलब राजा अब जो निर्णय लेगा वो धर्म से जुड़ के नहीं लेगा, स्वतंत्र लेगा। तो जो संप्रभुता है, जो सोवरेंटी है, जो एक्सट्रीम पावर है ना, वो किसके पास जा रही है? अब राजा के पास, है ना। अभी पूछूंगा, ठीक है, सेम ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जितनी तुम भीमबेटका की गुफाओं वाली पेंटिंग बना रहे हो ना बैठ के, कोई भी कर रहा है ना, पाप करने वाला भी, पाप को सपोर्ट करने वाला भी, दोनों पापी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीजें समझ में आई आपको। तो मैं यहां बता रहा था कि कैसे फिर दूसरी बात, ब्लैक डेथ, वहां एक महामारी आती है। ये सारी घटनाएं इस टाइम पीरियड के पास हो रही हैं। हाँ, जब ब्लैक डेथ की बीमारी आती है तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं, 50% के आसपास माना जाता है लोग मर गए। अब 50% ह्यूमन रिसोर्स खत्म, जो कि खेती किसानी का मुख्य जरिया था, क्योंकि खेती किसानी मजदूरों के द्वारा होती थी। तो जब खेती किसानी कम होगी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी डाउन होगी, तो उस समय जो उसका सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे थे कौन थे? सामंत। सामंत भी कमजोर हो गए। तो पहले चर्च कमजोर हुआ तो सामंत कमजोर हुए, और सामंत कमजोर हुआ तो चर्च कमजोर हो गए। और एक कारण यह भी था कि जो ब्लैक डेथ था उसके कारण लोगों को सवाल होने लगा पूरी संस्था में कि तुम तो बहुत बोलते थे ईश्वर अच्छा है, बचा लेगा, यहां बच्चे मर रहे हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, कौन इनके जिम्मेदार है? तो लोगों ने एक प्रकार से धर्म पे सवाल करना शुरू कर दिया होगा, पहली अवस्था ना। कई पादरी मर गए होंगे तो कह लो यही मर गए। फिर पादरी बहुत सारे मरे होंगे तो जो जाते थे गांव गांव चर्चा करने वो पादरी कम हो गए, तो लोग का, तो इस तरह से धर्म का प्रभाव कम होने लगा। जैसे ही धर्म का प्रभाव कम हुआ तो उसकी दो चीजें आई। एक तो पहली बात, मोनार्की बढ़ी या राजा का रोल बढ़ा, और सामंत का रोल कम हुआ, फ्यूडलिज्म कम हुआ। ठीक, यहां हो गया एक तो। और चर्च का रोल कम हुआ, ठीक है, जैसे चर्च या रिलीजन का रोल कम हुआ। इससे क्या हुआ, अब समझो मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब लोगों को सोचने और समझने का एक मौका मिला, और इसमें से कई ऐसे लोग थे जिन्होंने नए नए विचार दिए। सबसे पहली बात तो देखो, मैं फिर कह रहा हूं, ये रेनेसा है। और रेनेसा का मतलब अभी नए विचार तो नहीं आ रहे, लेकिन जो पुराने विचार थे जो हम पढ़ रहे थे, है ना, कि एक समय प्लेटो और अरस्तु जैसा दौर था, वो दोबारा से लोगों ने पढ़ना शुरू किया, और लोगों में नॉलेज को लेकर एक लगाव और एक नई परंपरा शुरू हुई। इसी को कहते हैं रेनेसा, रीबर्थ। रीबर्थ मतलब पुराने नॉलेज का जन्म होना। अभी कुछ नया तो ठीक ही ठीक है, पुराने, और यहां पर कुछ नए भी हैं, जैसे मान लो मैकियावेली। मैकियावेली ने क्या किया, एक नई चीज बता देते हैं। मैकियावेली का नाम ले लीजिए आप, है ना। अगर रेनेसा से जुड़े कुछ लोगों का नाम याद रखना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर, है ना।
अब देखो जो नाम की स्पेलिंग है या पूरा इसलिए नहीं लिख रहे समय के कारण, अगर आपको कभी भी सर्च करना हो तो गूगल इसके लिए आपको मददगार हो सकता है। जो काम मशीनें कर सकती हैं वो मशीनों से कर लो, ठीक है। जो काम हमारा है वो हम कर लेते हैं, जो मशीनें नहीं कर सकती है ना, ठीक है। हाँ। देखो मशीनों का भी यूज करना बहुत, जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को अगर आप बहुत अच्छे से यूज करो ना तो सही बताएं तो आपको किसी और से डिबेट और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अकेले बैठ जाओ कंप्यूटर में, चैट जीपीटी को, उससे बात करो, इंटेलेक्चुअल बात करना हो अगर, ठीक है। ये नहीं कि मैं स्मार्ट कैसे लगूं, है ना, कौन सी क्रीम लगाऊं कि मेरा चेहरा सही हो जाए, कुंभ में कैसे जाऊं कि लोगों को अच्छा लगूं, तो ये सब नहीं सर्च करना ना, कि कैसे मैं पेंटिंग बनाऊं क्लास में बैठ के, ये सब चर्चाएं। हाँ, ये सही कर सकते हो कि कैसे मैं बगल में इरिटेट करते हुए स्टूडेंट से दूर रहूं, ये सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं भी आज सर्च करूंगा कि ऐसे बच्चों को कैसे कंट्रोल करूं जो क्लास में पेंटिंग बनाते हो, हाँ मैं भी सीखूंगा, ठीक है। हाँ, तो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, एक सामान्य बात बोल रहा हूँ, है ना। कैसे आधी नींद में बच्चों को पढ़ाऊं ये भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो है ना, तो चलो तो क्या क्या करें, हाँ अब क्या करें, बच्चे ही हैं, बच्चे तो नहीं है सब तो। अच्छा बच्चे भी कलाकार हैं, अभी अपने आप को बड़ा समझेंगे, जब गलती कर रहे हैं तो बच्चा, वाह अरे पापी इंसान। तो मार्टिन लूथर, मैकियावेली जैसे लोग थे, मैकियावेली और मार्टिन लूथर, मैंने मार्टिन लूथर का आपको रोल बता दिया, प्रोटेस्टेंट, है ना, चर्च के करप्शन पे। इसी में एक नाम और आता है इरामेसिस, है ना, एरामेसिस, नाम नहीं याद करना आपको, बस थोड़ी मैं बता दे रहा हूं ताकि लगे कि हाँ मैं भी पढ़ के आया हूं या जानता हूं, है ना। चलो मैकियावेली, मैकियावेली का रोल क्या था कि मैकियावेली ने स्टेट के स्वरूप को बदला। क्या बदला समझो, पहले माना जाता था कि स्टेट जो होना चाहिए वो सैद्धांतिक होना चाहिए, रूल बे, मतलब क्योंकि रिलीजन से चल रहा था ना। अब रिलीजन मतलब ईश्वर, तो ईश्वर कभी गलत नहीं करता, तो ईश्वर के द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाएं गलत कहां कर सकती हैं। तो पहले माना जाता था कि जो स्टेट है उसे बिल्कुल आदर्श व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल आदर्श व्यवहार करना चाहिए, अपने सिद्धांतों से इधर से उधर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैकियावेली देखता था कि बात तो आदर्श की करते हैं सब और अंदर से सब घोर पापी हैं। इस तरह से ये लगने लगा कि सारी हिपोक्रेसी है और बर्बाद उसमें कौन हो रहा है, पूरा शासन व्यवस्था। बड़ी बड़ी बातें तो चर्च करता है, अंदर से खुद खोखला है, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। चूंकि ये जिस एरिया से आता है, इटली से, मैकियावेली, वो उस समय छोटे छोटे एरिया में टूटा हुआ था, वेनिस, नेपल्स, है ना, और देख रहा था कि उसके लोग आसपास इसीलिए पीड़ित हैं क्योंकि बाहरी ताकतों का बहुत ज्यादा इंटरफेयर है, शासन व्यवस्था में धर्म का बहुत ज्यादा रोल है, और उसके कारण हम लोगों के साथ दिक्कत हो रही है। जैसे मान लो अभी आप जिस घर में रहते हो उस घर में बुआ जी का बहुत ज्यादा इंटरफेयर हो, है ना, और सपोज करो अगर सुधांशु तुम्हारी बुआ ने देख लिया वीडियो तो यही होगा, तुमने कोचिंग में भी बता रखा है, नहीं, ठीक है। अरे अब इस पार्ट को काट दिया जाएगा, हाँ ये भी कह रहे हो, हाँ ये सुधांशु, अच्छा सुधांशु नहीं है ये, तो ठीक है, अब मुझे बदलना होगा, सुधांशु वर्मा नहीं, सुधांशु कुछ और है, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ तो समझना मेरी बात को, तो आप तुरंत दिमाग लगाओगे कि इसको बाहर किया जाए। तो वैसे ही मैकियावेली को यह बात पता चल गया था कि चर्च बात बहुत आदर्श की करता है, खुद करप्शन में है, लेकिन इंटरफेयर करता तो स्टेट और बर्बाद है। तो उसने स्टेट को ऐसा बनाया कि भाई तुम बाहर रहो, किसको, धर्म को, और स्टेट से कहा कि सबसे पहले ना शासन व्यवस्था मजबूत करो, कैसे भी हो, पावर मजबूत करो, अपने पास पावर रखो, है ना, और कहा कि शेर की तरह बनो, मतलब पावर मतलब जो करना चाहो करो, आदर्श आदर्श के चक्कर में मत पड़ो। ये नहीं कि प्रेम से जनता को संभालो, नहीं, पावर जरूरी है, पावर से संभालो, डरा के संभालो, प्रेम तो आज है कल नहीं रहेगा। तो कहता था कि प्यार और डर दोनों का होना जरूरी है, प्यार तो रहे ना रहे लेकिन डर जरूर रहे, मतलब इस तरह उसने व्यवहारिक होने की बात की, है ना। जैसे मान लो तुम्हारे अभिषेक दो दोस्त हो, एक मैं हूं और एक रॉबिन है, हाँ सुधांशु को भी थोड़ी दूर रखते हैं, ठीक है। एक तो अगर मान लो मैं कहूं कि
हमेशा अभिषेक शांत रहा करो, गुस्सा मत करा करो, है ना, कोई कुछ भी बोले सुन लिया करो। तो ये कैसी बातें हैं? आदर्श, आइडियलिस्टिक, जो आइडियल हैं, जो अपने वैल्यू है उनके साथ। लेकिन रॉबिन मान लो कहे नहीं, अगर कोई गलत बोले तो उसको मार दो तुरंत, है ना, लोगों को डरा के रखो। तो रियलिस्टिक, हाँ, यथार्थवाद, इस तरह की चीजें है ना। जैसे कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू कैसे थे? आइडियलिस्टिक, की युद्ध नहीं करना और उसमें कश्मीर गया, ऐसा माना जाता है, कई लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन वही लोग कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत रियलिस्टिक थे और उन्होंने कई सारी रियासत को मिलाया। प्रेम से मानोगे तो प्रेम से, वरना डंडे से मानो, जैसे हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, तो कहने का मतलब रियलिस्टिक मतलब बस उसे रिजल्ट चाहिए, जैसे भी चाहिए। और जो आदर्शवादी होते हैं उनको रिजल्ट प्रक्रिया के आधार पर चाहिए, मतलब वो गलत काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको एक बार पढ़ाया था डियोंटोलॉजी और टीलियोलॉजी, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे थे? टीलियोलॉजिस्ट, है ना, परिणाम सापेक्षवाद, परिणाम को केंद्र में रख के काम करना। हाँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले जो मैच खेलते हो कैसे होते हैं? हाँ, परिणाम को, कैसे भी साम दाम दंड भेद मैच जीतना चाहिए। लेकिन न्यूजीलैंड इसमें माना जाता है कि नियमों के साथ खेलना, तो थोड़ी आइडियलिस्टिक टीम है। हाँ, तो यहां तक समझ में आ रही चीजें, है ना। तो मैकियावेली ने स्टेट को कैसा बनाया? प्रैग्मेटिक, रियलिस्टिक, और उसको आदर्शवाद से दूर किया। और इस तरह से उसने चर्च का प्रभाव कम किया, मोनार्की, राजा का प्रभाव बढ़ाया। ये पूरा एक मैकियावेली का रोल है। अब ये सब रोल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा। तो ये हो गया रेनेसा। रेनेसा में क्या आया? पुराना नॉलेज, चर्च का प्रभाव, मोनार्की बढ़ी। और अब देखो ये सब प्रभाव चल रहा है कहीं ना कहीं। अब आप देखो सेकुलरिज्म की शुरुआत हुई, है ना। फिर मनुष्य का महत्व बढ़ने लगा। देखो जैसे ही चर्च का महत्व कम हो रहा है तो ये समझ लो किसी और का महत्व बढ़ेगा भी, तो है ना। मेरी बात समझ आ रहा? तो ये फिनोमिना रेनेसा में हुआ। और ये सब कैसा हो रहा है? व्यवहारिक हो रहा है कि सैद्धांतिक हो रहा है? सैद्धांतिक। तो इसीलिए रेनेसा का मतलब ये मत समझना कि पूरी दुनिया बदल गई। रेनेसा एक बौद्धिक आंदोलन था। क्या था? एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, मतलब कुछ लोगों के बीच में होने वाला। जनसाधारण अभी वैसे ही है, अभी तो बस कुछ नए विचार आए हैं। जैसे मान लो एक विचार आया था आज से 7 महीने पहले कि आप लोगों को कूटना मारना चाहिए वरना पढ़ोगे नहीं। तो विचार को इंप्लीमेंट करने में काफी समय लगा ना, 7-8 महीने तक। पहले तो केवल मेरे लेवल पे आया, फिर आप लोगों में अभी भी धीरे धीरे नहीं आया। आने वाले समय में यथार्थ हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर दिखने लगेगा कि, है ना। समझ में आई बात? तो इस तरह हमें ये चीज समझना है कि रेनेसा क्या है? एक बौद्धिक आंदोलन जिसमें चर्च का प्रभाव कम हुआ। वो प्रभाव इसलिए कम हुआ क्योंकि उसके पीछे मैंने आपको रीजन बताया, बाहरी कारण, आंतरिक कारण, कल सब पूछूंगा, है ना। हाँ ठीक है, कल छुट्टी है, ये बात मैं कल बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह आपको समझ में आ गया। अब आते हैं रेनेसा के नेक्स्ट फेज में। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम, हाँ, इनलाइटेंमेंट एज। आहा, अब ये टाइम पीरियड है इसका 17th सेंचुरी से, मतलब वहां गलत हो गया था हम लोगों से, तुमने गलत कराया था। ठीक है, ठीक है, इस टाइम पीरियड के आसपास मान लो, है ना। ठीक है, अभी मैं बताता हूं उसके पीछे रीजन, है ना। हाँ, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको देखो, है ना, अभी कुछ दिमाग में मेरे चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं। इतना हम लोगों को बहुत पिन पॉइंटेड नहीं पढ़ना, हम लोग ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, हमें इस सब्जेक्ट के पीछे जो फिनोमिना है वो देखना कैसे काम करता है। और ये सारे सब्जेक्ट में देखा आपने, इकोनॉमी में भी मैंने पूरा आपको एक जर्नी बताई थी। समझ में आ रही है ना ये बात, है ना। तो आप अभी बिल्कुल पिन पॉइंटेड ये कॉन्सेप्ट रटना नहीं है,
केवल आप ये देखो चीजें कैसे होती हैं। याद रखना आइडिया पे बात कर रहे हैं हम लोग, किस पे बात कर रहे हैं? आइडिया पे, ना कि इवेंट पे। इवेंट नहीं रटना आपको, आइडिया पे रटना है। देखो यूपीएससी जो एग्जाम है ना, वो आइडिया का एग्जाम है, इवेंट तो केवल उसका एग्जाम्पल है। जैसे मान लो, सपोज करो कि अभी अभिषेक जूते में पॉलिश, चेहरे पे क्रीम लगा रहा है, ये घटना है किसकी? बर्बादी की। पर आइडिया क्या है इसके पीछे? आइडिया है कि जब लड़का 18-19 साल का होता है तो बहुत ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होने लगता है जो पढ़ाई से उसको दूर कर देती, ये आइडिया है। तो ये सुधांशु के साथ भी हो सकता है, रॉबिन के साथ भी हो सकता है, मतलब लड़कियों के साथ भी हो सकता है। तो ये आइडिया है, लेकिन उदाहरण कौन है? अभिषेक, है ना। जैसे क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ना पढ़ते ना पढ़ने देते हैं, ये एक आइडिया है। इसका उदाहरण मान लो तनु, इसका उदाहरण मान लो संजना। जैसे क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आलस्य का माहौल बना देते हैं, ये आइडिया है, ये हजारों सालों से चल रहा है। जब कृष्ण जी पढ़ते रहे होंगे, अपने राम जी पढ़ते, उस समय भी कोई रहा होगा, आज भी ये मान लो सारांश, ठीक है। तो ये आइडिया और घटनाएं कई हो सकती है। तो यूपीएससी किस पे बात करता है? आइडिया पे बात करता है, ठीक है। तो भगवान करूं ये वीडियो आप लोगों के घर वाले देखिए, मेरा संदेश बिल्कुल पहुंच जाए, है ना। ठीक, अब जैसे मान लो संजना के घर वालों ने पढ़ाने लिखाने के लिए भेजा, इतनी मेहनत की, लेकिन संजना डिजाइन बनवा रही है, हाथ में मेहंदी लगवा रही है, तो ठीक गंगा घूम, ठीक है। ठीक है, तो चलो मेरा संदेश पहुंच जाए, बस मैं तो यही चाहता हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। कोई बुरा मत मानना, मैं तो बस एक समझाने का प्रयास कर रहा था, और आप लोगों से मामला जुड़ा है तो जल्दी समझ में आ जाएगा। मेरा इंटेंशन आप लोगों को बदनाम करना या कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, है ना। तो 17 to 19 की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, जो रेनेसा में लोग बढ़े थे, जिसमें अभी रिलीजन का बराबर से महत्व था, रिलीजन और स्टेट अलग हुई, स्टेट मजबूत हुआ। अब यहां पर इस एज में वो चीजें और बड़ी हो गई, और इसी को कहते हैं तर्क का युग, है ना। तर्क का युग मतलब रीजन। अब एक बात समझना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। पहले शुरुआत हुई थी, लेकिन यहां वो चीजें स्पष्ट दिखने लगी। और वो चीजें क्या है कि पहले जो था, अब हम जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली ऐसे है, समझो। एक हो गया डार्क एज, ये हो गया रेनेसा, ये हो गया एनलाइटनमेंट, और ये एक एरिया है मॉडर्निज्म का, ठीक है, समझना, है ना। ये क्या है? डार्क एज, ये है, ये है, ये है, ठीक है। ये युग है ना, इसको बोलते हैं अंधकार युग, इसको बोलते हैं पुनर्जागरण, इसको बोलते हैं प्रकाशमय युग, इसको बोलते हैं आधुनिकवाद। अब याद रखना, इन सब में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये पूरा अलग है। लेकिन मान लो जो चीज यहां शुरू होती है, बस वो ऐसे ऐसे यहां पर क्या हो रही हैं, वो बड़ी होती जाएंगी। यहां शुरुआत किसका हुआ था? ठीक है, समझ में आ रही बात? क्लियर? इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, है ना, आराम से, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ, रिफॉर्म लगातार अब होते जाएंगे, अब देखना। लेकिन मजे की बात जब मैं बताऊंगा, एक नया दौर अभी आपको पढ़ना है, पोस्ट मॉडर्निज्म, जो अभी नहीं आया लगभग। हाँ, वहां ये चीजें कैसी होंगी, लेकिन चीज बदलेगा कुछ, ऐसा नहीं कि कुछ बदलेगा, वो हम लोग बाद में करें, कुछ सस्पेंस बना रहना चाहिए ना, ठीक है। देखेंगे, शायद सरस्वती जी इस बार आप लोगों के ऊपर कोई वरदान दे दें तो कठिन कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अरे तुम लोग बहुत अच्छे लोग हो, अगर ऐसा कोई बोले तो मुझे बताना, है ना। तो रेनेसा पे बात करते हैं। रेनेसा पे हमने देखा कि चर्च पे सवाल उठने लगा। इनलाइटेनमेंट में रीजन का रोल बढ़ गया, मतलब देखो यहां क्या था,
पूरी तरह से फेथ, आस्था, मतलब कोई सवाल नहीं करना किसके खिलाफ, हाँ चर्च और इस धर्म के खिलाफ कोई सवाल नहीं करना। लेकिन ये चीज यहां पर, हाँ अब देखो यही चीज यहां पर स्पष्ट हुई कि अब यहां पर बहुत तरह के लोग आए जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी और बहुत तरह का स्टेट में चेंज आया। ये समझना, जैसे मैं आपको इधर बताऊं कुछ नाम, यहां पर इंपॉर्टेंट नाम लिख लो, जॉन लॉक, जॉन लॉक, ठीक है, ठीक। एक नाम है यहां पर हॉब्स, रूसो, ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखो मैं फिर एक बात आपको बता रहा हूं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं केवल आपके एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत एग्जैक्ट डेट वेट का ज्यादा मीनिंग नहीं है, ये बात पहले से समझ लेना। इस टाइम पीरियड और इस टाइम पीरियड में भी कुछ चीजें समझो, है ना। रेनेसा और इनलाइटनमेंट में जैसे एक था फ्रांसीसी बेकन, ठीक है, हॉब्स, जॉन लॉक, ठीक है, रूसो, ठीक है। हाँ इनलाइटनमेंट में एक कांट, इमैनुअल कांट, ठीक है। इतने लोगों को मैं आपको बताऊंगा, फिर बताऊंगा क्या रिजल्ट आया, है ना। अब ये तो समझ में आ गया ना कि ये लोग बोल क्यों पा रहे हैं। पहले इतना समझना कि इनको बोलने की क्षमता कहां से हो गई, अभी तक तो ये बोल भी नहीं पा रहे थे इधर, ठीक है। देखो ये वैसा ही है जैसे मान लो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग मैथ पढ़ ही नहीं सकते, तो आप एक दिन मैथ पढ़ना छोड़ दोगे, पता चला आप 10 साल मैथ ही ना पढ़ो, लेकिन धीरे धीरे कोई शख्स आपके जीवन में है जो कहे नहीं पढ़ सकते, कोशिश करोगे ना। तो वैसे ही यहां लोगों ने दिमाग लगाना ही बंद कर दिया, यहां से लगा कि दिमाग लगा सकते हो, समझना मेरी बात को, तो लोगों ने दिमाग लगाना शुरू किया और ये कुछ महान लोग आ गए, ठीक है। अब इन महान लोगों ने क्या किया उसको समझो, मैं बताता जा रहा हूं, 2-2 मिनट में इनका कोर कॉन्सेप्ट बताऊंगा और बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई मजाक इसमें नहीं, क्योंकि ये सब पढ़ोगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, शायद आप कब पढ़ो ना पढ़ो, है ना। तो अब बात करते हैं हम पहले हॉब्स की। तो हॉब्स क्या कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ना ये मूलतः स्वार्थी है। क्या है? स्वार्थी। ये हमेशा अपने लिए लड़ता रहता है। तो अगर आपको एक संगठन को रखना है तो संगठन में कब रहेंगे भाई? सब लड़ेंगे तो संगठन तो नहीं बन पाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी, क्योस हो जाएगा। जिस तरह का मनुष्य का स्वभाव है उस तरह में संगठन तो नहीं बन पाएगा, क्योस हो जाएगा। तो कहा कैसे रखो? तो कहा एक पावरफुल ऊपर रहे, कोई इनको लेके डंडा बैठा के रखे। जैसे मान लो ये तय हो जाए कि आप सारे जो बच्चे हो बहुत शैतान हो, क्लास भी चलानी है, तो क्या इससे निकलेगा कि टीचर को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। समझ में आई? तो हॉब्स ने कुछ ऐसी ही बात की। यहां एक बात देखो कि जो लोग मनुष्य का जैसा स्वभाव समझ रहे हैं वैसे ही चीजों का व्याख्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज दिखेगा कि पूर्वाग्रह रहता है। मतलब समझ में आई? पहले एक विचार रहता है, उसके हिसाब से लोग तर्क दे देते हैं। इस बात को समझना, ये मैंने जो बात की है इस बात को सोचना, शायद सोच ना पाओ, है ना, लेकिन आने वाले 3 या 4 महीने में सोचने लगोगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हॉब्स ने ऐसा बताया कि स्टेट को क्या होना चाहिए, राजा या स्टेट को पावरफुल होना चाहिए। देखो फिर से मैं हर चीज आपको क्या बता रहा हूं, चर्च नीचे जाएगा, स्टेट पावर होगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? फिर आते हैं जॉन लॉक पे। देखो पहले माना जाता था कि जो स्टेट है वो डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हॉब्स ने कहा ऐसा नहीं, हम लोगों ने मिलकर बनाया था ये क्योस को खत्म करने के लिए। फिर जॉन लॉक ने कहा कि जो मनुष्य है ना वो मनुष्य ने ही स्टेट बनाया है। मतलब एग्जैक्ट आपको ऐसा नहीं उन्होंने बोला, लेकिन उसका जो सार है मैं वो बता रहा हूं कि नेचुरल हम लोग क्या थे, आजाद हैं।
देखो यहां पर जो डार्क एज है, यहां डार्क एज में क्या माना जा रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसा है, बंदी है, मतलब उसको पनिशमेंट के तौर पे भेजा गया है, तो बंधन में रख के भेजा गया है। वो बंधन किसका है, स्टेट का। स्टेट स्वतंत्र है, स्टेट स्वतंत्र है, स्टेट एंड है, मनुष्य को बांध के ही भेजा गया है कि इसको सुधारना है। लेकिन यहां पर जॉन लॉक कहता है कि मनुष्य जो मूलतः पैदा हुआ है ना, उसे नेचुरल राइट्स हैं, वो अधिकारों के साथ पैदा हुआ है। मनुष्य जब पहली बार पैदा होता है तो उसके पास अधिकार रहते हैं, वो अधिकार कोई स्टेट टू स्टेट नहीं देता। कहीं ना कहीं ये सही भी लगेगा, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो कहने का मतलब है कि जॉन लॉक ने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है, वो अधिकारों के साथ, उसने बाद में ये समझा होगा कि अगर सब अलग अलग रहेंगे तो कमजोर रहेंगे, एक साथ मिल जाते हैं और मिलकर एक संस्था बनाते हैं, उस संस्था को स्टेट नाम दे दिया होगा। तो ये बताओ जॉन लॉक ने क्या बताया कि स्टेट ने मनुष्य बनाया कि मनुष्य ने स्टेट बनाया? तो फिर स्टेट को नीचे रहना चाहिए, मनुष्य को, समझ में आया? मनुष्य क्या होना चाहिए, एंड स्टेट। और इस बात को समझ लो, ये जॉन लॉक ने कहा। सेम ऐसी ही बात रूसो ने भी की है। रूसो ने भी यही कहा कि जो ये स्टेट है ना, ये कोई डिवाइन इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक समझौता है। जैसे चार लोग मिलते हैं और रूम पार्टनर बनते हैं, एक समझौता करते हैं और एक संस्था बन जाती है ना, फ्लैट, तो वैसे ही करोड़ों लोग या हजारों लोगों ने मिलकर बनाया होगा स्टेट। तो ये बताओ स्टेट ऊपर है कि लोग ऊपर हैं? लोगों ने अपने लिए बनाया है, समझ में आ गई बात? तो किसकी पास पावर होनी चाहिए, एक्सट्रीम पावर? लोगों के पास, पीपल्स सोवरेंटी, है ना? तो जॉन लॉक ने, हॉब्स ने और रूसो ने ये बात विचारों से, तर्क से साबित कर दिया कि स्टेट नीचे है, लोग ऊपर है। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है किसका, डेमोक्रेसी का। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है डेमोक्रेसी का, क्योंकि डेमोक्रेसी मतलब लोगों का शासन, ना कि स्टेट का, ना कि राजा का। एक बात देखना, रेनेसा में राजा तो पावरफुल हुआ, ठीक है, धर्म कमजोर हुआ, पर इधर अब कई चीजें पैरेलल चल रही है। देखो इनलाइटनमेंट में क्या हो रहा है, राजा पावरफुल है, चर्च कमजोर हो रहा है, पर कहीं ना कहीं एक शुरुआत हो गई है राजा के भी कमजोर होने की। तो हमें देखना है एक साथ तीन फेज चल रहे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, समझ में आ रहा है ना? तो इस समय ठीक है, अरे यार ठीक है, मैंने कहा इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, फिर मेरे में और अभिषेक में अंतर। वैसे लेकिन अभिषेक, इस क्लास को हमेशा तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, ये क्लास हमेशा तुम्हारे लिए रेडी रहेगी, है ना, कि तुम क्लास को जीवंत रखते हो। सोचो अगर 4-5 सारांश आ जाएं तो सब सोने लगे, है ना? अपना अपना सबका महत्व है ना? ठीक है, अब सबको इतना सारांश को देखेंगे कि वो सो नहीं पाए। ठीक है, तो चल भाई, यहां तक हमने बात समझ ली, हमने यहां समझा। मैं जानता हूं मिडिल में क्यों ला रहा हूं चीजें, क्योंकि कोई एक्सट्रीम नहीं है, मतलब समझना कि यहां से चीजें बदलना, यहां से एक फेज जहां, तो मैंने आपको क्या बताया, यहां पर फेज था चर्च, किंग, फ्यूडलिज्म, और यहां पर जो सिस्टम था वो कैसा था, बेसिकली स्टेट क्या था, एंड था, डिवाइन था, सोर्स ऑफ राइट था, जो सिटीजन थे, जो लोग होते तो कैसे होते थे, पापी एक प्रकार से, अपराधी, सिन, और बंधन में रहते थे हमेशा। बंधन का मतलब हमेशा ड्यूटी। जैसे सपोज करो आप जेल में जाओ, तो जेल में जो कैदी होते हैं उनके पास अधिकार होते हैं कि कर्तव्य होते हैं? अधिकार नहीं होते कुछ भी। जितने बजे उठना, जितने बजे सोना, जो भी खाना, सब उनके इच्छा से नहीं होगा, बाहरी कोई इच्छा से होगा, है ना? ठीक है, समझ में आ गया? आप लोग क्या चाहते हो, जल्दी से हम पढ़ ले, पैसा कमाने लगे, तो हमारे अधिकार आ जाए, क्योंकि जब आप छोटे होते हो तो पूरे क्या होते हैं, ड्यूटी, है ना? समझ में आई बात कि नहीं आ रहा है? सपोज करो, इसलिए मैं आपको बताता हूं ना कि आप महसूस करो बंधन को, ठीक है ना? क्या हुआ, जैसे मान लो सुधांशु है, अभी बड़े भैया के साथ रह रहा है,
रोज आके क्लास में क्या बताता है कि आज ये कपड़े धुले, बर्तन धुले, मेरा शोषण हो रहा। तो ये सब ड्यूटी बताता है अपनी, है ना। अब भैया अगर ठीक है नहीं है ये आदमी बड़ा हिंसक है, ऐसा नहीं है, उसे भी पता है कि मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है। सुधांशु बहुत अच्छा बच्चा है। तो समझ रहे, ये स्टेट था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, रीजन का कोई रोल नहीं था। यहां से क्या हुआ, रीजन शुरू हुआ, बिल्कुल, है ना, तर्क शुरू हुआ हल्का हल्का, ठीक है। राजा पावरफुल हुआ, किंग पावरफुल हुआ। समझ में आ रही बात। यहां पर मैंने आपको बताया कि भाई लोग अब बोलने लगे, नई नई बातें होने लगी, प्रकाश होने लगा, मतलब रीजन। और यहां पर आपको मैंने उदाहरण दिया जॉन लॉक का, हॉब्स का, रूसो, इन सब ने बोलना चालू किया। कई बातें और भी हैं, है ना, जो धीरे धीरे मैं आपको और बताऊंगा, तो आपको पूरा एक चित्र बन के चला जाएगा। यहां पर एक शख्स कॉपरनिकस आया। कॉपरनिकस ने कहा कि भाई अभी तक हम जो पढ़ते थे ना धर्म में कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य चारों ओर चक्कर चला रहा है, वो गलत है। इसको कहते थे हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य केंद्र में और चारों ओर पृथ्वी चक्कर, सॉरी गलती हो गई। कॉपरनिकस के पहले जो धर्म के अनुसार मान्यता थी वो थी कि सूर्य केंद्र में नहीं है, पृथ्वी केंद्र में है, पृथ्वी, और सूर्य चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन कॉपरनिकस ने इसको बदल दिया, तर्क के साथ बदला, प्रमाण के साथ बदला, तो लोगों को लगा कि धर्म में बातें गलत है। अब धर्म पे सवाल खड़ा होना चालू हो, और विज्ञान अपनी जगह बना रहा है। विज्ञान मतलब साइंस, रीजन, तर्क। अगर मैं रीजन बोलूं, साइंस बोलूं, तो क्या आता है उसका मतलब, वो विज्ञान है, तर्क है, वो सब एक ही चीज है ना। जब आस्था बोलूं तब रिलीजन समझ लेना, या रिलीजन बोलूं तो आस्था समझ लेना, ठीक है। बताता हूं अभी, हेलियोसेंट्रिक, है ना। तो चीजें समझ में आ गई। गैलीलियो ने भी ऐसी कुछ बातें बताई, पहले गैलीलियो फिर कॉपरनिकस, ब्रूनो का भी इसमें बहुत रोल है। तो ये सब बातें जो आई, लोगों ने सुना, समझा, तो धर्म पे सवाल उठने लगा। वही फिर जॉन लॉक, हॉब्स और रूसो ने बताया, ठीक है। तो लगने लगा कि यार कुछ तो बात सही है। और किसका प्रभाव कम होता जाएगा, धर्म का, और लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है। लोगों का प्रभाव अब बढ़ रहा, लोगों का महत्व अब बन रहा है। जो पहले पेसिमिस्टिक माहौल होता था मानव को लेकर, अब कैसा हो रहा है, ऑप्टिमिस्टिक। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसी में एक शख्स का और नाम है कांट। कांट ने ईश्वर की सत्ता पे ही सवाल उठा दिया, कहा कि ईश्वर की सत्ता केवल हमारी एक कल्पना है, हमने कुछ पर्पस से बनाई है, मतलब ईश्वर जो है वो हमारे दिमाग के द्वारा बनाया गया एक भ्रम है, और हमने किसी एक पर्पस से बनाया है। तो अब देखो, कांट को समझाना बहुत मुश्किल है, लंबा समय लगेगा, लेकिन आप बस इतना समझ लो। कांट के अनुसार कहता है कि देखो एक बात समझो, सत्ता किसकी है, मतलब सत्ता मतलब कौन है जिसका ज्ञान हो सके, जिसका आपको नॉलेज नहीं हो सकता वो नहीं है। सोचो आप जिसके भी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हो, मतलब उसकी नॉलेज को एक्सेप्ट करते हो। तो कांट ने कहा कि नॉलेज के लिए हमें जरूरी है किसी का एक्सपीरियंस होना, हमें कुछ अनुभव हो। बिना अनुभव के हमें, मतलब कांट का मैं आधा पार्ट समझा रहा हूं जितना आपको समझ में आ जाए, ऐसा मत समझ लेना कि मैं कांट को समझा रहा हूं पूरी तरह से, जितना व्यवहारिक आपके लिए जरूरी है। तो कांट ने कहा कि भाई जिसका अस्तित्व किसका होगा, जिसका ज्ञान होगा, और ज्ञान किसका होगा, जिसका अनुभव होगा, ऐसा, ठीक है। उसने कुछ बोला लगभग इसी तरह। तो कहा कि ईश्वर का तो कोई अनुभव होता नहीं है, कोई बाहर से सामग्री आती नहीं है। जैसे मान लो आपको इसका ज्ञान है कि ये बोर्ड है, तो आपके आंखों से कुछ एक्सपीरियंस हुआ ना इस चीज का, समझ आ रहा। जैसे मान लो आपको एक ज्ञान है किसका, कि जब भी बादल होता है तो बारिश होती है, ये आपको ज्ञान है। क्यों है ज्ञान, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया, और वास्तव में वैसा होता भी है। तो समझ लो, जो होता है उसका अनुभव होता है, और जो अनुभव होता है उसका ज्ञान होता है, क्योंकि अनुभव से हमें ज्ञान की सामग्री मिलती है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, किसको किसको आ गई, आ गया। कहा ईश्वर का कौन सा अनुभव होता है, तो ईश्वर पे सीधे सवाल
ऐसे ही जॉन लॉक ने भी कुछ मामलों में खड़ा किया, ऐसे ही कांट ने किया, पर अंतर बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अभी समझ लो कि कांट ने कहा कि अगर मान लो मूलतः बहुत साइंटिफिक तरीके से सोचो तो ईश्वर नहीं है। हाँ, लेकिन कहा भाई अगर ईश्वर का आधार मानना है तो इसलिए बस मान लो कि मनुष्य ने अपने कुछ पर्पज से ईश्वर बनाया है, वो पर्पज है एथिक्स को मानने के लिए, है ना। समझ में आ रही बात? आपको कांट के नेचर में पहले ही बता चुका हूं कि कुछ खड़ूस टाइप का इंसान, एक इमेज होता है ना, कि जैसे 3 इडियट में जो प्रोफेसर है, वायरस है ना नाम है ना, वैसे कुछ। हाँ, समझ में आ रही बात? नियमों को लेकर, अनुशासन को लेकर, है ना, जैसे मोहब्बतें पिक्चर में अमिताभ बच्चन वाला टाइप का, है ना। लेकिन कांट की जिससे चर्चा होती है उस 3 इडियट वाला ज्यादा मैच करता है। तो अच्छा, एक चीज देखो कितना मतलब कॉस्ट्यूम का फर्क पड़ता है। अब जो मोहब्बतें पिक्चर में अमिताभ बच्चन है और जो 3 इडियट में वीरू सहस्त्रबुद्धे है, दोनों का एक ही स्वभाव है ना, वही है ना। लेकिन देखो कपड़ों से अलग, अब आंखें बंद करो, इमेजिन करो, तो आपको थोड़ी अमिताभ बच्चन मेंटेन लगेगा, तो लगेगा थोड़ी लिबरल है, लेकिन उसको पैंट ऊपर, बाल ऐसे। तो ये सब दिखाता है कि कॉस्ट्यूम का भी रोल होता है, इसलिए हमेशा, है ना, आप जिस कर्तव्य को कर रहे हो उसी के हिसाब से कपड़े भी पहने तो लगेगा। अब आप पहन के आ गए हुडी और जीन्स, ठीक है, लगेगा पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, नहीं थे सुबह सुबह कपड़े तो यही पहन लिया, ऐसा कहा गया। पर मुझे नहीं लगता कि, शायद मुझे लगता क्लास के बाद कुछ प्लान हो, है ना। ठीक है, अरे छात्र जीवन है, छात्र की तरह, ठीक है, चलो तुम आ जाओ क्लास में, यही बहुत है ना। तो कांट ने भी ऐसी बात है कि रूसो ने ये, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। और एक एडम स्मिथ ने कहा कि राज्य बेसिकली एक अनिवार्य बुराई है, मतलब राज्य जो है वो ठीक है, लेकिन राज्य के होने से फायदा भी है, नुकसान भी है, पर क्या करें, कुछ फायदे के लिए कुछ नुकसान रखना पड़ता है। जैसे अनिवार्य बुराई का मतलब रखना भी पड़ेगा, उसके बिना काम चल भी नहीं पाएगा, लेकिन बुरा भी है, ऐसा कुछ बोला एडम स्मिथ टाइप ने। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक साथ कई फेज चल रहे हैं। देखो रेनेसां वाला तो चीजें चल ही रहा है, यहां से एक एनलाइटेंड वाला चालू हो रहा है। एडम स्मिथ ने क्या कहा कि देखो राज्य को आर्थिक मामलों से बहुत दूर रखना चाहिए, राज्य की बहुत न्यूनतम भूमिका होनी चाहिए। कितनी भूमिका होनी चाहिए? न्यूनतम भूमिका, लेसेस फेयर। तो ऐसा एडम स्मिथ ने बोला, ये बस इतना मान लो अभी, है ना। एडम स्मिथ को हम ऑलरेडी आपको पूरा बता चुके हैं। अब आपको क्या लग रहा है, इन सबको देखो तो क्या जोड़ने से बन रहा है कॉन्सेप्ट? अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एनलाइटेनमेंट है, जो फेज है, इस फेज के फीचर्स बताओ। एक तो ये बताओ जो प्रेजेंट में इस समय था और इसका जो इंपैक्ट फ्यूचर में पड़ेगा। एनलाइटेनमेंट का स्पेशल फ्यूचर में क्या रोल है, समझ में आ रहा है मेरी बात? जैसे आज आप पढ़ रहे हो तो प्रेजेंट में आप पढ़ रहे हो, लेकिन फ्यूचर में आप अच्छे इंसान बनोगे, है अधिकारी बनोगे, या किसी भी काम में करोगे सफल होगे, क्योंकि आपका जब दिमाग सही होगा तो आप सबसे अलग तो हो गई। तो अब ये बताओ कि जो हमारा एनलाइटेनमेंट एज है, देखो प्रेजेंट में क्या था, है ना, आपको पता है कि इस प्रेजेंट में एक तो ह्यूमनिज्म क्या हो रहा है, ह्यूमनिज्म बढ़ रहा है। ह्यूमनिज्म का मतलब ह्यूमन का महत्व बढ़ रहा है, ये बात समझ में आ गया? इसमें किसी को दिक्कत? सेकुलरिज्म, धर्म और राज्य अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। लॉजिक का रोल, जैसे मैंने आपको कहा था फ्रांसिस बेकन ने कहा कि हमें हर वो चीज माननी चाहिए जो दिखे, अनुभव करें हम। ये सब चीजें किस बात को लेके जा रही हैं? इस बात को लेके जा रही हैं कि कोई कुछ कह दे मत मानो। फेथ से आपको क्या कर रही हैं? अलग कर रही हैं। अगर मैंने कहा कि सपोज करो मतलब सूरज पूरब से निकलता है तो आस्था में मान लो, लेकिन फ्रांसिस बेकन के अनुसार पहले देखो, है ना, अनुभव करो, सवाल करो। तो यहां बात समझ में आ गई, ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन फ्यूचर देखो, जो यहां पर जॉन लॉक आए, रूसो आए, कांट आए, एडम स्मिथ आए, इन लोगों ने क्या किया? स्टेट
का भी सवाल कम करना चालू कर दिया और ह्यूमन बीइंग का और बढ़ा। समझ में आई? इसी बात को यहां पर क्या किया, बढ़ा दिया। और क्लियर हो गई बात? किसी को कोई दिक्कत? और देखो जब हम इस टाइम पीरियड की बात करें तो उसमें हर चीज मिलेगी। जैसे इस क्लास में सभी बच्चे थोड़ी पढ़ रहे होंगे, 2-3 पढ़ रहे होंगे, 2-3 सो रहे होंगे, 2-3 पेंटिंग कर रहे होंगे, ऐसा है ना, पैरेलल चल रहा है ना एक सिस्टम। तो वैसे यहां भी पैरेलल चल रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? देखो तो इस तरह समझना है मेरी बात को, ठीक है। अब देखो हम फिर आते हैं पहले वाली स्लाइड में और चलो इसको चलते हैं। चलो समझना मेरी बात को। डार्क एज भी यहां तक चल रहा है ना, चलता रहेगा, ठीक है। धीरे धीरे ये डार्क एज कम हो रहा है, समझना मेरी बात, ठीक है। यहां से रेनेसा शुरू हुआ, रेनेसा भी चलता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। इनलाइटेनमेंट यहां से शुरू होगा और बढ़ेगा। अब मैंने इसलिए ऐसा बनाया कि इसको समझो। यहां पर क्या हो रहा होगा, फेथ कम हो रहा होगा, लॉजिक बढ़ रहा होगा, ये चीजें चलती रहेगी। इसलिए के परिणाम सब रेनेसा से क्या हुआ, रीजन